मेरे प्यारे मित्रों, जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिटरेरी टर्म के बारे में क्वेश्चन आंसर जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसी में नेक्स्ट सीरीज 7वीं सीरीज, पिछले सीरीज यानी सीरीज नंबर पार्ट नंबर 6 में आप लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे। आज पार्ट नंबर 7 है। प्रकाश पब्लिकेशन सुधीर के अरोरा की बुक, बार बार इसको सुने। आप वीडियो देखने के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ आप ध्यान लगाकर, मैंने कहा है आपको, आंख बंद करके देखें। निश्चित तौर पर आप 1-2 बार करके देखें, हमारी बात माने, और उसके बाद आपको फायदा होगा, आप स्वतः करने लगेंगे। टाइम को ना वेस्ट करते हुए रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 231 यानी 231 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है, सीन ओ का काइसे, इजीन का ओनेल, एल्मर राइस का एल्मर राइस, टेनीज विलियम्स, आर्थर मिलर और सैमुअल बेकेट, ये कुछ नाटककारों के नाम हैं। लेकिन इन्होंने जो टेक्निक अपनाई, इन नाटककारों ने जो टेक्निक अपनाई, कौन सी टेक्निक थी? सीनो काइसे, एजीन ओनेल, एल्मर राइस, टेनीज विलियम्स, आर्थर मिलर, सैमुअल बेकेट, तो ये कुछ नाटककारों के नाम हैं। इन्होंने टेक्निक जो अपनाई, कौन सी अपनाई? तो इन्होंने टेक्निक अपनाई एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक अपनाई। शीनो काइसे, एजीन ओनेल, एल्मर राइस, टेनीज विलियम्स, आर्थर मिलर और सैमुअल बेकेट ने एक्सप्रेशनिज्म टेक्निक अपनाई। इन्होंने एम्प्लॉयड द टेक्निक ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। क्वेश्चन नंबर 232, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें बताना है कि एक नया सबसे आधुनिक आंदोलन है, मतलब, और जो जर्मनी में ऑकर्ड हुआ। इसका 4 ऑप्शन हम अभी बताएंगे, उसमें से आपको बताना है कौन सा टर्म सबसे आधुनिक है और जो जर्मनी में ऑकर्ड हुआ 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। जर्मनी में ऑकर्ड हुआ 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। ये कौन सा टर्म है जो सबसे आधुनिक है? एक्सप्रेशनिज्म या इम्प्रेशनिज्म या फ्यूचरिज्म या स्यूरेलिज्म? तो सही ऑप्शन है एक्सप्रेशनिज्म, जो जर्मनी में ऑकर्ड हुआ और आधुनिक आंदोलन है, और शुरुआती 20वीं शताब्दी में ये शुरुआत हुई इसकी। नेक्स्ट रूल, क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है कि हु आर इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग, नॉट इन इंटरप्टिंग द इम्प्रेशंस, sensations and emotions which make the mental life of the character। कह रहा है किसको इंटरेस्ट नहीं था डिस्क्राइबिंग में, किसको इंटरेस्ट नहीं था वर्णन करने में, और वो इंटरेक्टिंग में भी नहीं, डिस्क्राइबिंग द इम्प्रेशंस में इंटरेस्ट नहीं था, सेंसेशन में नहीं था, और वो मेंटल लाइफ करना चाहता था पात्र की। Who are interested in describing the impressions, मतलब कौन इंटरेस्टेड था इंप्रेशन को डिस्क्राइब करने में, मतलब भावों को डिस्क्राइब किया जाए, वर्णन किया जाए, सेंसेशंस को वर्णित किया जाए, इमोशन को वर्णित किया जाए, जो मेंटल लाइफ बनाते हैं चरित्र की। पात्र का मेंटल लाइफ ज्यादा वर्णन करने का इंटरेस्ट था, ना कि इंटरेक्टिंग का।
तो ऐसा कौन सा वो था टर्म जिसमें मेंटल लाइफ, हाव भाव, अभिव्यक्ति, इमोशन ये सब वर्णित किए जाते थे, ज्यादा रुचि रखते थे और नहीं कुछ। तो वो टर्म जो था, ऐसे लोग थे दी इम्प्रेशनिस्ट वाले थे, ये मेंटल लाइफ को ज्यादा वर्णित करते थे पात्र की। 234 क्वेश्चन नंबर 234, इम्प्रेशनिज्म इज द टर्म दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम क्लाउड मोनेट पेंटिंग, द नेम ऑफ द पेंटिंग इज। कह रहा है क्वेश्चन, इम्प्रेशनिज्म जो टर्म है ये क्लाउड मोनेट की एक पेंटिंग थी उससे लिया गया है। इम्प्रेशनिज्म जो टर्म है ये जो हाव भाव को ज्यादा वर्णित करता है, मेंटल लाइफ को पात्र की ज्यादा वर्णित करने में विश्वास रखता था, इंटरेस्ट रखता है। तो कह रहा है कि ये एक पेंटर हुए हैं क्लाउड मोनेट, क्लाउड मोनेट की पेंटिंग से लिया गया है ये टर्म। तो उस पेंटिंग का नाम बताना है। तो उस पेंटिंग का नाम है इम्प्रेशन सोलियल लेवेंट, इम्प्रेशन सोलियल लेवेंट, सोलियल लेवेंट। देखो दो ऑप्शन होंगे, एक होगा एक्सप्रेशन सोलियल लेवेंट और तुम्हें सही करना है इम्प्रेशन, IMPRESSION, इम्प्रेशन सोलियल लेवेंट सही है। ये पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशन सोलियल लेवेंट, ना कि एक्सप्रेशन सोलियल लेवेंट। और तीसरा ऑप्शन है इम्प्रेशन पिकासो भी नहीं सही है। सही ऑप्शन है इम्प्रेशन सोलियल लेवेंट, पेंटिंग जो थी क्लाउड मोनेट की, उस पेंटिंग से ये इम्प्रेशनिज्म लिया गया। नेक्स्ट रूल 235 रूल क्वेश्चन कहता है कि इट ऑफर्स फ्रेगमेंटेड विजन्स एंड फॉर्म्स, द नैरेटिव आर डिसकंटिन्यूअस, इट फेवर्स ए रैंडम कॉलेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहा है ये फ्रेगमेंटेड विजन और रूप देता है, ये टर्म तुम्हें बताना है। इसमें विभिन्न प्रकार के विजन और फॉर्म होते हैं। ये नैरेटिव ये वर्णन करता है डिसकंटिन्यूअसली, और ये फेवर है रैंडम कॉलेज के, डिफरेंट मटेरियल के रैंडम कॉलेज के फेवर में है। ये कई विजन देता है और कई नैरेटिव और डिसकंटिन्यूअस करता है। ये कौन सा टर्म है? तो ये टर्म है मॉडर्निज्म, मतलब फ्रेगमेंटेड विजन और फॉर्म देता है, ये नैरेटिव को डिसकंटिन्यूअस करता है और ये फेवर में होता है रैंडम कॉलेज और डिफरेंट मटेरियल्स के। तो ये टर्म है मॉडर्निज्म। अगला क्वेश्चन है दी ब्लेस्ड डैमोजेल, एक किताब है दी ब्लेस्ड डैमोजेल। दी ब्लेस्ड डैमोजेल पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो दी ब्लेस्ड डैमोजेल के लेखक जो हैं DG रोसेटी हैं। कौन है? DG रोसेटी, ROSSETTI। तो दी ब्लेस्ड डैमोजेल लिखने वाले जो हैं वो लेखक का नाम है DG रोसेटी। 237 क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है हु कंसिडर्ड प्री रैफलेटिज्म ए डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट डेवलपमेंट ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड। मतलब किसने प्री रैफलेटिज्म, एक पीरियड है प्री रैफलेटिज्म, RAPHAELITISM, हु कंसिडर्ड प्री रैफलेटिज्म जो है, प्री रैफलेटिज्म जो है वो जो है प्री रैफलेटिज्म को किसने कहा है? एक डायरेक्ट और लेजिटिमेट डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड। मतलब रोमांटिक पुनर्जीवन का एक डायरेक्ट और लेजिटिमेट डेवलपमेंट है इंग्लैंड में। मतलब प्री रैफलेटिज्म को
रोमांटिक काल का ही पुनर्जीवन काल कहा है प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड में। किसने कहा है ये? ए डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट डेवलपमेंट ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड। तो ये कहने वाले हैं प्री रेफ्लेटिज्म को, रोमांटिक रिवाइवल को ही लेजिटिमेट डेवलपमेंट और डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट डेवलपमेंट कहने वाले हैं सेंट्सबरी जी। कौन है? सेंट्सबरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजी रोसेटी, 238 क्वेश्चन, डीजी रोसेटी जिन्होंने, जिसकी भी किताब आई थी दी ब्लेस्ड डेमोजेल। तो डीजी रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलियंस ने एक स्थापना की, किसकी? प्री रेफ्लेटिज ब्रदरहुड। डीजी रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलियस ने दी प्री रेफेलिट ब्रदरहुड की ऑर्गेनाइज किया। किस सन में? प्री रेफेलिट ब्रदरहुड, प्री रेफेलिट ब्रदरहुड की स्थापना डीजी रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलियस ने 1848 में की थी। 1848 में प्री रेफेलिट ब्रदरहुड की स्थापना। 239 क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कौन सा मोमेंट इंग्लैंड में मिडिल एज ऑफ 19th सेंचुरी में आया? मतलब कौन सा मोमेंट इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के मिडिल यानी मध्य की ओर चला गया? तो वो जो मोमेंट था उसका नाम था प्री रेफेलिट मोमेंट, प्री रेफेलिट मोमेंट। और अभी अभी क्वेश्चन आया था प्री रेफेलिट ब्रदरहुड की स्थापना 1848 में डीजी रोसेटी, विलियम हॉलमैन हंट और जॉन मिलियस ने की थी। रूल नंबर 240 क्वेश्चन नंबर 240, हु सेज, मतलब ये किसने कहा है? क्या कहा है? देखिएगा लाइन, द मेटाफिजिकल पोएट्स आर मेन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल इंडिविजुअल, दे डिजायर्ड टू बी एडमियर्ड रेदर देन अंडरस्टूड। ये किसने कहा है कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो ज्ञान विद्वान हैं और वो दिखाने की कोशिश करते हैं अपना ज्ञान अपने संपूर्ण इंडिविजुअल में। मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं एक ज्ञानी पुरुष हैं और वो अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं अपना संपूर्ण इंडिविजुअल में, और वो इच्छा करते हैं कि प्रशंसा करें। मतलब लोग कहते हैं, ये किसने कहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं वो विद्वान हैं और उन्होंने अपना ज्ञान दिखाने की पूरी कोशिश की अपने होल इंडिविजुअल में, और वो इच्छा करते हैं कि लोग उनको समझें कम लेकिन उनको प्रशंसा ज्यादा करें, समझ ना पाए। ज्ञान दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लोग प्रशंसा करें, भाई हाँ बड़े ज्ञानी हैं। तो द मेटाफिजिकल पोएट्स आर मेन ऑफ लर्निंग and to show their learning was their whole endeavor, they desired to be admired rather than understood। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में कहने वाले हैं डॉक्टर जॉनसन जी। कौन कहता है? डॉक्टर जॉनसन जी। 241वां क्वेश्चन कहता है किसका ऐसे है मेटाफिजिकल पोएट्स? एक ऐसे है, एक निबंध है दी मेटाफिजिकल पोएट्स। क्या है? दी मेटाफिजिकल पोएट्स जो है ये एक ऐसे है, ऐसे है, निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है मेटाफिजिकल पोएट्स। तो कह रहा है ये किसका ऐसे? तो ये ऐसे है टी.एस. इलियट का, दी मेटाफिजिकल पोएट्स, ये ऐसे है टी.एस. इलियट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, एक्सप्रेशन टू न्यू थॉट्स एंड आइडियाज, इंटेलेक्चुअल अपील, यूज ऑफ फार-फेच्ड इमेज, ऑब्स्क्यूर स्टाइल, मिस्टिकल टच आदि सम क्वालिटी है किसकी? मतलब डिस्प्ले ऑफ लर्निंग मतलब ज्ञान को दिखाना, नए विचारों और नए थॉट्स को एक्सप्रेशन करना, और इंटेलेक्चुअल अपील बुद्धिमानी भरी अपील करना, और फार-फेच्ड इमेज प्रयोग करना, और नई स्टाइल करना, मिस्टिकल टच करना, मिस्टिकल जादुई टच करना। ये सब क्वालिटी किसकी है? तो ये क्वालिटी है द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की। किसकी?
द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोट्री की विशेषताएं हैं, ना ही क्लासिकल स्कूल ऑफ पोट्री की हैं, ना ही ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोट्री की हैं। ये डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, एक्सप्रेशन टू न्यू थॉट्स एंड आइडियाज, इंटेलेक्चुअल अपील, यूज ऑफ फार-फेच्ड इमेज, ऑब्सक्यूर स्टाइल, मिस्टिकल टच, ये सब विशेषताएं हैं मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोट्री की। 243 रूल नंबर 243 जॉन डन्स जो हैं उन्होंने कहा है अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क फॉर डन बाय, अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, दिस इज द डेरोगेटरी रिमार्क्स फॉर डन बाय, मतलब अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, जॉन डन का प्रभाव था मेटाफिजिक्स पर। ऐसा डेरोगेटरी रिमार्क डन के लिए किसने दिया? ये दिया है जॉन ड्राइडेन ने। जॉन डन का मेटाफिजिक्स पर प्रभाव था, अफेक्ट्स दी मेटाफिजिक्स, ये जॉन डन के बारे में किसने कहा? एक डेरोगेटरी रिमार्क है, ये कैसा है? डेरोगेटरी। तो ये जॉन ड्राइडेन साहब कहते हैं कि जॉन डन का अफेक्ट्स दी मेटाफिजिक्स है, और ये डेरोगेटरी रिमार्क देने वाले जॉन ड्राइडेन है, ना ही मार्वेल ने, ना ही जॉन जे लॉन्ग ने, ना ही एल्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 244, द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660 becomes the potent cause for the rise of, मतलब मोनार्की का रिस्टोरेशन 1660 में एक पोटेंट का कारण बन गया, किसके उठने में? मतलब मोनार्की का रिस्टोरेशन 1660 में किसके उठने का पोटेंट कारण बन गया? द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660 becomes the potent cause for the rise of, किसके उठने का कारण बन गया? नियोक्लासिज्म का। किसके? नियोक्लासिज्म। इसी के कारण, मतलब द रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के कारण ही 1660 में नियोक्लासिज्म उठने का उठा। रूल नंबर 245, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल किस सन में आई? एक बुक है द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, ये किस सन में आई? तो ये आई 1611 में। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल ये आई 1611 में। कब आई? 1611 में। रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन है क्या? ये रोमांटिक मोमेंट है कि ये रिलीजियस मोमेंट है या एक क्लासिकल मोमेंट है? तो रिफॉर्मेशन जो है ना ही रिलीजियस है, ना ही रोमांटिक है, ना ही क्लासिकल है। रिफॉर्मेशन जो है एक रिलीजियस मोमेंट है, एक धार्मिक आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 247, एक रचना है टैम्बरलेन, TAMBURLAINE, एक रचना है टैम्बरलेन, जिसमें वो कहता है, कौन? जो लेखक है। टैम्बरलेन एक रचना है जिसमें वो कहता है, क्या कहता है? ए गॉड इज नॉट सो ग्लोरियस एज ए किंग, मतलब राजा इतना ग्लोरियस नहीं होता जितना, ईश्वर इतना ग्लोरियस नहीं होता या देवता इतना ग्लोरियस नहीं होता जितना एक राजा। ए गॉड इज नॉट सो ग्लोरियस एज ए किंग, ये टैम्बरलेन की लाइन है, लेकिन कहने वाले कौन हैं? तो टैम्बरलेन जो किताब है उसमें उसी ने लिखा होगा, उसी ने कहा होगा, तो लिखने वाले हैं मार्लोवे। कौन है? मार्लोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with each kind of artistic ornament. These several kinds of being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purification of these emotions, whose definition is this. मतलब ट्रेजेडी के बारे में ये परिभाषा किसने दी? कौन सी परिभाषा? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, मतलब एक्शन की इमिटेशन है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, और ये एक्शन जो होता है, इमिटेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो सीरियस होता है।
कंप्लीट होता है और ऑफ ए सर्टन मैग्नीट्यूड, और सर्टन मैग्नीट्यूड का होता है, गंभीर होता है, पूर्ण होता है और सर्टन मैग्नीट्यूड का होता है। इन लैंग्वेज, और भाषा कैसी होती है, एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, और भाषा में प्रत्येक तरीके का, जैसा मतलब सीरियस है, कंप्लीट है, सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, और भाषा ऐसी होती है कि भाव के अनुकूल आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट से सजाई जाती है। और द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड, कई प्रकार पाए जाते हैं नाटक के अलग अलग भाग में, मतलब कई भाव पाए जाते हैं नाटक के अलग अलग पार्टों में। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, और एक्शन के रूपों में, नॉट ऑफ नैरेटिव, नैरेटिव नहीं होता है, पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशन, और उनके इन इमोशंस पर जो है फियर और पिटी का प्रॉपर परगेशन पड़ता है। ये कमेंट किया है एरिस्टोटल ने, ट्रेजेडी की परिभाषा दी है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kind of being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions। ये कमेंट एरिस्टोटल ने दिया। अगला है मेन फंक्शन क्या है ट्रेजेडी का, 249वां क्वेश्चन है, मेन फंक्शन क्या है ट्रेजेडी का। टीयर्स है, कैथारसिस है या ह्यूमैनिज्म है। तो मेन फंक्शन जो है ट्रेजेडी का वो कैथारसिस है, कैथारसिस, CATHARSIS, कैथारसिस है मेन फंक्शन ट्रेजेडी का। क्वेश्चन नंबर 250, Who writes, कौन लिखता है, ट्रेजी कमेडी इज हाफ ट्रेजेडी, ट्रेजी कमेडी इज हाफ ट्रेजेडी एंड हाफ कमेडी। ट्रेजी कमेडी जो होती है वो आधी ट्रेजेडी होती है और आधी कमेडी होती है। मिंग्ल्ड हारमोनियस टुगेदर, और मिंग्ल हारमोनियस टुगेदर, और साथ साथ दोनों मिलकर चलते हैं। ये किसने कहा, ये कहा है बी प्रसाद ने। ट्रेजी कमेडी इज हाफ ट्रेजेडी और हाफ कमेडी, ट्रेजी कमेडी जो टर्म है वो आधा ट्रेजेडी होता है और आधी कमेडी होती है, दोनों साथ साथ मिलके चलते हैं। ये कहा है बी प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 251 कह रहा है, इज अगेंस्ट ट्रेजी कमेडीज एंड कॉल्स देन नाइदर राइट ट्रेजेडी नॉन राइट कमेडीज, मतलब कौन विरोध में है ट्रेजी कमेडीज के। प्ले का एक प्रकार था ट्रेजी कमेडी, तो बी प्रसाद ने कहा कि ट्रेजी कमेडी आधी ट्रेजेडी होती है और आधी कमेडी होती है, और दोनों ही रस साथ साथ मिलकर चलते हैं। लेकिन इनके विरोध में भी कुछ लोग थे, वो कहते थे ट्रेजी कमेडी को, उसने कहा कि ना तो सही तरीके से इसमें ट्रेजेडी होती है और ना ही सही तरीके से कमेडी होती है। ट्रेजी कमेडी के जो नाटक होते हैं, जो ट्रेजी कमेडी होती है, बी प्रसाद ने कहा कि दोनों रस साथ साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना तो इसमें ट्रेजेडी होती है और ना तो ही कमेडी होती है। तो ये कहने वाले थे सिडने साहब। कौन, सिडने साहब, सिडने, SIDNEY। अगला, सर गोवेन एंड द ग्रीन नाइट्स इज, मतलब एक रचना है, सर गैवेन एंड ए ग्रीन नाइट, एक रचना है, सर गैवेन GAVAIN, सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट एक रचना है। ये क्या है, तो ये एक रोमांस है, ना ही कहानी है, ना ही फेबल है, ना ही बैलेड है, ये एक रोमांस है। सिंज साहब की एक रचना है, सिंज SYNGE, सिंह साहब ने एक रचना लिखी है, राइडर्स टू दी सी, राइडर्स टू दी सी, समुद्र की ओर राइडर्स। तो ये क्या है, सिंह साहब की एक रचना है, राइडर्स टू दी सी। तो ये एक 1 एक्ट प्ले है, राइडर्स टू दी सी, ये क्या है, 1 एक्ट प्ले है, ना ही स्टोरी है, ना ही नोवेला है, ना ही 3 एक्ट प्ले है। ये है सिंह साहब का राइडर्स टू दी सी, ये है एक 1 एक्ट प्ले। अगला है
ड्राइडेन इज द फर्स्ट टू यूज द टर्म। ड्राइडेन साहब ने कौन सा टर्म सबसे पहले यूज किया? तो ड्राइडेन इस टर्म को यूज करने वाले पहले हैं। ना तो ऑटोबायोग्राफी को यूज किया, रोमांस, बायोग्राफी को यूज करने वाले, जो बायोग्राफी है उस टर्म को यूज करने वाले ये पहले लेखक कौन है? ड्राइडेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन 255, जो टर्म रिनेसा है ये फ्रेंच मतलब फ्रांस के हिस्टोरियन के द्वारा यूज किया गया 1855 में। एक फ्रांस के इतिहासकार थे, उन्होंने रिनेसा मतलब पुनर्जागरण, RENAISSANC रिनेसा टर्म यूज किया 1855 में। तो वो कौन इतिहासकार थे जिन्होंने रिनेसा को, जो फ्रांस के हिस्टोरियन थे, उन्होंने यूज किया? तो वो हिस्टोरियन थे ज्यूल्स मिकेलिट। जूल्स मिकेलिट साहब थे, JULES, ज्यूल्स मिकेलिट, MICHELET। ज्यूल्स मिकेलिट साहब ने रिनेसा को 1855 में फ्रांस के जो इतिहासकार थे उन्होंने यूज किया। नेक्स्ट है मार्लोवे का एक नाटक है हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर, LEANDER। हीरो एंड लिएंडर जो है ये किसका प्रोडक्ट है? तो ये प्रोडक्ट है द रिनेसा इन्फ्लुएंस का। किसकी उत्पत्ति है? द रिनेसा इन्फ्लुएंस का। मार्लोवे का लिखा हुआ जो है हीरो एंड लिएंडर, ये प्रोडक्ट है द रिनेसा इन्फ्लुएंस का। ना ही इसमें रिफॉर्मेशन प्रभाव है, ना ही क्लासिकल प्रभाव है। जो मार्लोवे का हीरो एंड लिएंडर है इस पर प्रभाव है रिनेसा इन्फ्लुएंस का प्रभाव है, रिनेसा का प्रभाव है, पुनर्जागरण का। फ्री वर्स इज कॉल्ड, कई बार हमने बताया है आप लोगों को, इसको वर्स लीवर भी कहते हैं, वर्स लीवर। वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन 258 है बिल्डंग स्ट्रोमन इज ए जर्मन टर्म। एक टर्म है बिल्डन ग्रोमन, BILDUNGSROMAN, बिल्डन ग्रोसमैन एक जर्मन टर्म है। किसके लिए? नॉवेल्स ऑफ फॉर्मेशन के लिए, मतलब फॉर्मेशन के नॉवेल्स के लिए, उपन्यासों के लिए एक जर्मन टर्म है। कौन सा? बिल्डन स्ट्रोमैन के लिए। ये एक टर्म है, जर्मन टर्म है। कौन सा? बिल्डन स्ट्रोमैन का टर्म है, जर्मन टर्म है ये, जो नॉवेल्स ऑफ फॉर्मेशन के लिए है। ना ही नॉवेल्स ऑफ एजुकेशन के लिए है, ना ही नॉवेल्स ऑफ साइकोलॉजी के लिए है, ना ही नॉवेल्स ऑफ फिलोसफी के लिए है। ये बिल्डन स्ट्रोमैन जो है ये जर्मन टर्म है नॉवेल्स ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अगला है इर्जी-हंग-ग्रोमन जो है ये भी एक जर्मन टर्म है। ये किसके लिए है? ये नॉवेल्स ऑफ एजुकेशन के लिए है। बिल्डन स्ट्रोमन जो है वो जर्मन टर्म नॉवेल्स ऑफ फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन इर्जी-हंग-ग्रोमन जो है ये जर्मन टर्म नॉवेल्स ऑफ एजुकेशन के लिए है। अच्छा, ब्रीफ लिव्ड किसने लिखा? एक रचना है ब्रीफ, BRIEF, ब्रीफ लिव्ड LIVES। ब्रीफ लिव्ड किसने लिखा? तो ब्रीफ लिव्ड को लिखने वाले हैं जॉन अब्रे साहब, AUBREY। जॉन अब्रे साहब ने लिखा है ब्रीफ लिव्ड। अगला है लाइटोन स्ट्रेची इज द बायोग्राफी ऑफ, मतलब लाइटोन स्ट्रेची जो एक लेखक हैं ये बायोग्राफर किसके हैं? मतलब जीवनी लिखने वाले किसके हैं? लाइटोन स्ट्रेची जो हैं LYTTON, लाइटोन स्ट्रेची STRACHEY। लाइटोन स्ट्रेची बायोग्राफर हैं किसके? चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी लिखी है, क्वीन एन की, या रानी विक्टोरिया की, या रानी एलिजाबेथ की। तो लाइटोन स्ट्रेची ने जीवन परिचय लिखा है रानी विक्टोरिया का, तो बायोग्राफर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है The art of biography seems to have fallen on evil times in England। ये रिमार्क किसने दिया? मतलब जो बायोग्राफी की कला है वो हमें दिखाई देती है गिरती हुई इविल
टाइम्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बुरे समय में गिरती हुई दिखाई देती है। The art of biography seems to have fallen on evil times in England। ये रिमार्क जो है ये किसका है? ये लाइटन स्ट्रेची साहब का। लाइटन स्ट्रेची साहब ने ही रानी विक्टोरिया का बायोग्राफी लिखा था और वही कह रहे हैं कि बायोग्राफी की कला जो है दिखाई देती है गिरी हुई ऑन इविल टाइम्स इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में इविल टाइम पर बुरे समय में गिरती हुई दिखाई दे रही। 263वां क्वेश्चन है, विच बायोग्राफिकल पर्पज आर इनसेपरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सर सिडने ली। मतलब सर सिडने ली के अनुसार एक बायोग्राफिकल पर्पज अलग है, मतलब जो सर सिडने ली ने बताए थे उनमें से ये बायोग्राफिकल पर्पज नहीं था। कौन सा? कैरेक्टर एंड एक्सप्लॉइट्स, तो ये तो सर सिडने ने नहीं बताया था, तो यही वाला सही है। कैरेक्टर एंड एक्सप्लॉइट्स जो था, पात्र और एक्सप्लॉइट्स जो है ये उद्देश्य किसी बायोग्राफिकल पर्पज नहीं था सर सिडने ली के अनुसार। बाकी कैरेक्टर एंड फ्रेंड्स ये था, मतलब उनके पात्र और मित्रों को बताओ। कैरेक्टर एंड पेरेंट्स ये तो बताना ही होगा। कैरेक्टर एंड एक्सप्लॉइट्स ये सर सिडने के अनुसार बायोग्राफिकल पर्पज नहीं था। हिस्ट्री इज द एजेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफी हु सेज, ये बहुत अच्छा कमेंट है। इतिहास जो है एजेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफीज, मतलब अनगिनत जीवन गाथाओं का एजेंस है हिस्ट्री। ये किसने कहा? ये करलीले साहब ने कहा, CARLYL, करलीले साहब ने कहा हिस्ट्री इज द एजेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफीज। नेक्स्ट, इट मस्ट बी अलाउड टू स्टैंड और फॉल ऑफ इटसेल्फ, मतलब आज्ञा देनी होनी चाहिए या खड़ा और गिरने की स्वयं। इट मस्ट बी अलाउड टू स्टैंड और फॉल ऑफ इटसेल्फ, let it but relate faithfully the history of a human soul without any warping of the truth for purpose either of panegyric or invective, let it but place before us a true narrative। ये स्टेटमेंट बी प्रसाद का है। किसके बारे में? बी प्रसाद, जो हमने अभी अभी तुम्हें बताया था, बी प्रसाद के बारे में। तो बी प्रसाद ने जो ये कमेंट दिया है ये किसके बारे में दिया है? कौन सा कमेंट देख लीजिएगा। बी प्रसाद ने कहा है इट मस्ट बी अलाउड टू स्टैंड और फॉल ऑफ इटसेल्फ, स्वयं ही इच्छा से गिरना और उठना होना चाहिए। लेट इट बट रिलेट फेथफुली, लेकिन फेथफुली रूप से रिलेट होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोल, मानवीय आत्मा की हिस्ट्री से फेथफुली के साथ, मतलब उसको जुड़ाव, गिराव और उठाव होना चाहिए, लेकिन मानवीय आत्मा की हिस्ट्री के साथ फेथफुली रूप से जुड़ा होना चाहिए, बिना किसी वार्पिंग सच्चाई के, मतलब बिना किसी सच्चाई को छिपाए हुए मानवीय आत्मा की इतिहास के साथ जुड़ा होना चाहिए। और पर्पज, इस उद्देश्य को कि पैंजीरिक और इनवेक्टिव, लेट इट बट प्लेस बिफोर अस ए ट्रू नैरेटिव, और सच्चा नैरेटिव होना चाहिए। ये कमेंट बी प्रसाद जी बायोग्राफी के बारे में बता रहे हैं। ये वही भी बायोग्राफी बी प्रसाद जी हैं, इन्होंने ही बताया था कि ट्रेजी कॉमेडी जो है आधी ट्रेजेडी होती है और आधी कॉमेडी होती है, दोनों साथ साथ यात्रा करते हैं, दोनों साथ साथ घुल मिल जाते हैं। जबकि सिडने साहब कहते थे कि ट्रेजी कॉमेडी ना तो सही तरीके से ट्रेजेडी होती है और ना ही सही तरीके से कॉमेडी होती है। तो ये बताया बायोग्राफी के बारे में। इट मस्ट बी अलाउड टू स्टैंड और फॉल ऑफ इटसेल्फ, let it but relate faithfully the history of a human soul without any warping of the truth for purpose either of
panegyric or invective, let it but place before us a true narrative. अगला क्वेश्चन है 266, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये कमेंट किसने दिया है कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मतलब मानवता को सही तरीके से अध्ययन ही आदमी है। इंसान क्या है? प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मानवता का सही अध्ययन ही मानव होता है। ये कथन है पोप साहब, अलेक्जेंडर पोप का, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 267वां, ए वेल रिटन लाइफ इज ऑलमोस्ट एज रेयर एज ए वेल स्पेंट वन। ये स्टेटमेंट किसका है? एक अच्छा लेख जीवन का लगभग रेयर ही होता है अच्छे खर्च के साथ। ए वेल रिटन लाइफ इज ऑलमोस्ट एज रेयर एज ए वेल स्पेंट वन। ये स्टेटमेंट है कार्लिले साहब का, CARLYLE, कार्लिले साहब का। नेक्स्ट है, बॉसवेल एक घनिष्ठ मित्र थे। एक लेखक हैं बॉसवेल, BOSWELL। बॉसवेल एक घनिष्ठ मित्र हैं किसके? ड्राइडेन के, बेन जॉनसन के, कि जॉनसन के, सैमुअल जॉनसन। बेन जॉनसन वे दूसरे हैं, जॉनसन, बेन जॉनसन के कि सैमुअल जॉनसन के, कि इनमें से किसी के नहीं। तो बॉसवेल जो थे वो जॉनसन साहब के घनिष्ठ मित्र थे, बेन जॉनसन के नहीं, जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 269वां, लॉकहार्ट इज द सन इन लॉ ऑफ। जो एक लेखक हैं लॉकहार्ट, LOCKHART, लॉकहार्ट एक सन इन लॉ है किसके? स्कॉट साहब के, लॉकहार्ट जी सन इन लॉ है। 217वां और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन, फॉरेस्टर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। फॉरेस्टर साहब जो हैं बहुत घनिष्ठ थे, FORSTER। फॉरेस्टर साहब बहुत क्लोजली जुड़े हुए थे किससे? डिकेंस से। किससे? डिकेंस से, ना ही इलियट से, ना ही चासर से, ना ही हार्डी से। फॉरेस्टर साहब जो हैं वो डिकेंस साहब से बहुत